ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक कर लिए थे। ठीक है, आज आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 लेकर आपके सामने आए हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। माना वाला काम मैंने कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कि एक जो भाड़ा है वो फिक्स है। तो मान लिया नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर का किराया आपका y है। ठीक है, चले अब 10 किलोमीटर के लिए उसे भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 55 रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? पहले तो आपको ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालना है। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना रुपया देना होगा, ये एक प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। मैं कहूँ कि एक गाड़ी वाले ने कहा, ट्रैवल वाले ने कहा कि देखिए मेरी गाड़ी अगर आपके घर पे जाएगी, पहुँचेगी, बस वहाँ खड़ी होने का चार्ज है, उसके बाद आप जितना चलेंगे उतना आपको चार्ज देना होगा। यही बोलता है। ध्यान समझिए। मान लीजिए गाड़ी वाले ने कहा कि मैं 200 रुपया फ़िक्स कर रहे हैं, मेरा 200 रुपया आपको देना है। इसके बाद जितना आप किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से आप मुझे रेट दोगे। समझे, 200 रुपये आपका फ़िक्स है, इतना तो आपको देना है। अब उस गाड़ी को तुम 1 किलोमीटर चलाओ, 50 किलोमीटर जाओ, जितना चलाना है चलाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है कि 10 रुपये के हिसाब से चलना है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर गया तो मुझे कितना रुपये उसे देना पड़ेगा? तो 200 रुपये तो उसे फिक्स है, उसको तो देना ही देना है 101%। साथ ही में आपको 5 गुणे 10 करना पड़ेगा। क्यों 5 गुणे 10 करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि 5 किलोमीटर आप गए हो और आपने इतना पैसा दिया, यही ना होगा? बोलो, अगर आप पैसा निकालना होगा तो आप यही ना करोगे कि जो फिक्स चार्ज है वो प्लस जितना किलोमीटर गए उससे पर किलोमीटर के चार्ज के भाड़े को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। आंसर हमारा आ जाएगा 250। जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 250 रुपये में देना होगा, यही ना देना होगा। चलिए आइए, तो सेम यही कंडीशन आपके इसमें भी लग रहा है। तो पहले केस की अगर हम बात करें, प्रथम शर्त की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कितना किलोमीटर जाता है ये? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है। तो 10 किलोमीटर के लिए जाता है तो पहले तो उसे फिक्स भाड़ा देना ही देना है, x रुपये उसको देना ही देना है। साथ में एक प्रति किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 10y। फिक्स भाड़ा तो उसे देना ही देना है। फिक्स भाड़े में तो कोई उसको फिक्स भाड़ा जो है वो तो उसको देना ही देना पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है प्रति किलोमीटर जो गया वो y होगा। इसके लिए वो कितना रुपया दे रहा है बेटा? 105 रुपये दे रहा है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सेकंड शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है। तो x तो फिक्स है, चाहे तुम 55 किलोमीटर जाओ चाहे जितने किलोमीटर जाओ, आपको x का वैल्यू फिक्स है, x में तो ज़्यादा कम नहीं करना है। और 15 किलोमीटर के लिए जो y हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15y, और टोटल आपको देना पड़ा 155 रुपये। ये प्रश्न ने कहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें फिक्स भाड़ा मतलब x का मान, कीमी किराया y का मान, और साथ में अगर हम 25 किलोमीटर जाते तो हमें कितना रुपया देना होगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालना है। चलिए आइए, क्योंकि यह जो प्रश्न है प्रतिस्थापन से करने को लिए बोला, इसलिए हम प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। आप चाहो तो किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन प्रश्न में एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन को बोला गया है। तो चलिए समीकरण 1 से ले लीजिए। जैसे ही आप समीकरण 1 से लेंगे तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 105 माइनस 10y हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करिए, x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए? x का मान समीकरण 2 में। x का मान किस में रख दिया बेटा? समीकरण 2 में। तो x की जगह कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरा का पूरा 105 माइनस 10y, ये x की जगह पर है, प्लस 15y। देखो ये जो x था पूरे x की जगह इतना लिखना पड़ा, और इधर बराबर में कितना बेटा? 155। 10y एक ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों में प्लस माइनस होगा, कितना होगा बेटा? 5y, और ये उधर जाएगा 155 में से 105 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर हमको कितना मिल जाएगा बेटा? 50। 5y बराबर कितना मिल जाएगा? 50।
इससे अगर हम y का मान निकालें तो 5 इसको भाग देगा तो y का मान कितना हो जाएगा 10 रुपये। मतलब ये पता चला 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपये है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है बेटा 10 रुपये। मतलब जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे जब आपको किराया भरना पड़ेगा 10 रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ देखिए y का मान किस में रखा जाए, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन माई चॉइस थी समीकरण 3 में। किसका मान बेटा x का मान y का मान समीकरण 3 में, तो x हो गया 105 और क्या हो जाएगा -10 गुणे y कितना बेटा 10, कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस कितना हो जाएगा 100 और कुल मिला कितना आ जाएगा बेटा x का मान आ जाएगा 5 रुपये। मतलब फिक्स किराया है 5 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज कितना है बेटा, फिक्स किराया है आपका 5 रुपये और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो आपका 10 रुपये। तो चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या था बेटा, 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा बेटा, 5 रुपये तो उसे देना ही देना होगा। साथ ही साथ 25 गुणे क्या हो जाएगा बेटा 10, तो 5 प्लस कितना हो गया 250, मतलब उसे कितना रुपये वेट करना पड़ेगा 255 रुपये। कितना देना पड़ेगा उसे 255 रुपये उसे देना होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान था, देखने में जितना टफ लग रहा था है उतना ही सिंपल होता है। बस प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के अंदर छुपे हुए तथ्यों को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपका होता चले। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5। क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाएगा। पहले केस के हिसाब से बोला 9/11 हो जाएगा, क्या करने पर, ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर। ठीक है, अंश और हर में, और यदि उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए बेटा 3 जोड़ दिया जाए। अगले केस में अगर हम +3 करते हैं तो अंश जो हमारा भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 5/6 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है प्रश्न। 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सबसे पहले मान लेते हैं कोई भिन्न है x/y, मान लेते हैं कोई भिन्न है x/y। तो x ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं y। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तो यूपी सीबीएसई से यूपी में आते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रथम शर्त में क्या करें कि अंश में भी आप 2 जोड़िए और हर में भी आप 2 जोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा कर दोगे तो आपका जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 9/11। चलिए 9/11 कर दे। अब इसको नॉर्मल करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा 11x, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 22, इधर आएंगे कितना हो जाएगा बेटा 9y, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 18। इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 22। तो 11x माइनस 9y और इन दोनों को माइनस करो कितना हो जाएगा बेटा -4। समीकरण नंबर 1 का निर्माण हो गया। अब देखो ध्यान से, सेकंड शर्त के हिसाब से क्या बोल रहा है, सेकंड शर्त के हिसाब से बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। मतलब पिछले बार क्या था कि 2 जोड़ना था, तब आपका जब दोनों में 2 जोड़े थे तो 9/11 हुआ था। इस बार दोनों में 3 जोड़ना है, तो x में भी 3 जोड़ेंगे और y में भी अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6x + 18 बराबर 5 से करोगे कितना हो जाएगा बेटा 5y प्लस कितना हो जाएगा बेटा 15। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेकर जाओ। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-18, और ये कितना हो जाएगा बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस बार हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है बेटा, चूंकि इसमें प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है तो हम भी कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे बेटा, प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए,
तो चलिए आइए, तो प्रतिस्थापन विधि का अगर हम प्रयोग करें तो किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालना होता है। चलिए x समीकरण 2 से ही निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या होगा बेटा, 6x बराबर 5y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या y पहले प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका -3। आप देखो ध्यान से, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5y -3 होल के बटे में कितना हो जाएगा 6। ये आपका समीकरण नंबर 3। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है बेटा, x का मान किस में रखना है बेटा, समीकरण x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। 1 में रखिए, 11 हो जाएगा। और x की जगह हमें क्या रखना है बेटा, 5y -3 होल के बटे में 6 -9y इज इक्वल टू -4। समझ में आया। x का वैल्यू हमने अपना निकाल लिया, 5y -3/6 ये हमने कर लिया। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए। इसका ऐसे करोगे कितना हो जाए बेटा 55y, इसका ऐसे करोगे कितना हो जाएगा बेटा 33 बटे में कितना हो जाएगा 6 माइनस, अच्छा यहाँ y 9y, और ये कितना हो जाएगा बेटा इसके अपॉन में 1, ये -4। आइए 55y -33 और ये 6 जगह गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा करो कितना हो जाए बेटा 54y होल के बटे में 6 बराबर -4। ये देखिए बेटा -4 और ये प्लस कट के कितना हो जाएगा बेटा y, और 6 जाकर उधर ये -33 और 6 जाकर उधर जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 6 चौके 24 -24। इस तरह y का मान कितना हो जाएगा बेटा -24, ये उधर जाएगा 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 33 हो जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा बेटा, सॉल्व करो कितना हो जाएगा बेटा 6 3 9। y का मान कितना हो जाएगा बेटा 9। y का मान कितना आया 9। हमें y का मान मिला, ध्यान समझिएगा। अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए बेटा, समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 सबसे सही पड़ता है। x बराबर 5 गुणे y की जगह कितना रखना है बेटा 9 -3 बटे में 6। x का मान कितना हो जाएगा 9 × 45, 45 -3 बटे में 6। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 42 बटे में 6। 45 में से करोगे तो s का मान कितना हो जाएगा बेटा 7। लेकिन बेटा हमें x और y का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा भिन्न क्या होगा। अतः भिन्न हम क्या माने थे बेटा, भिन्न हम माने थे x बटे में y। तो x का मान कितना है बेटा 7 और y का मान कितना है बेटा 9। तो हमारा कितना आंसर आ गया, भिन्न क्या हो गया हमारा 7/9। कितना कठिन था, बहुत ही सिंपल है, आराम से करोगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस शब्दों को पढ़ा है, कुछ भी ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना, बस शब्दों को पढ़ना है। शब्दों को पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली ये सारा प्रश्न अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें और 6वें और आखिरी प्रश्न पर अब देखिए ध्यान से। कुछ बातें हैं जो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दी हैं, घबराना क्या नहीं है। जो स्टेटमेंट में लिखा मैंने बस उसको लिखा हुआ है। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ऐसा इसने बोला है कि 5 साल बाद जो होगा, जो जैकब होंगे अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें निकालनी है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब एक बात बताइए कि अभी अगर आप 12 साल के हो, मान लीजिए अभी आपके पिताजी मान लीजिए 30 साल के हैं और आप मान लीजिए अभी 6 साल के हो, तो 5 साल बाद क्या होगा बेटा, 5 साल बाद आपके पिताजी तो 35 साल के होंगे ही होंगे। साथ ही साथ ध्यान समझिएगा, साथ ही साथ आप कितने साल के हो जाओगे बेटा, 11 साल के हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, नहीं समझे। चलिए मान लीजिए हो जाओगे ना, सीधी सी बात है, दोनों लोग का उम्र बढ़ेगा। तो अगर 5 साल बचे से मान लीजिए कि अभी मैं 15 साल का हूँ, मेरा भाई जो है, अभी मेरा जो भाई है वो 5 साल का है। अभी हमारे और इनके बीच का जो रिलेशन है, मैं जो हूँ इसका 3 गुना हूँ, मैं जो हूँ इसका 3 गुना हूँ। 5 साल बाद मैं हो जाऊँगा 20 साल का, मेरा भाई हो जाएगा 10 साल। अब मेरे बीच में रिलेशन कितना होगा बेटा, 2 गुने का। मतलब वर्तमान समय में मैं उसका 3 गुना बड़ा हूँ उससे, अगर फिर उसके बाद में उसका 2 गुना बड़ा हो जाऊँगा। मतलब कि जो उम्र है
उस समय के साथ साथ उनके बीच का रेशियो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अच्छा मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत से छोटे बच्चे दिमाग लगा कर सर 30 साल बड़ा हो जाएगा। नहीं बेटा, जितना बड़ा रहेगा हमेशा तो उतना ही बड़ा रहेगा। भाई आपका जितना आपसे बड़ा है उतना ही ना रहेगा। वो ऐसा थोड़ा है कि आपकी उम्र बढ़ेगी तो उसकी भी उम्र बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी कंडीशन दिया उस कंडीशन को हमें फॉलो ऑफ करना है। अब प्रथम शर्त में जो उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो इसीलिए मैंने वर्तमान आयु में अगर हमें 5 साल बाद निकालना है तो क्या करना होगा उसमें, जो अगर मैं अभी 25 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा? 30 साल का। अगर मैं अभी 35 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा? 40 साल का। यही ना। तो जितने साल का भी मैं वर्तमान में हूँ तो 5 साल बाद में क्या हूँ उसमें 5 जुड़ जाएगा। सिर्फ मेरी आयु बढ़ेगी कि मेरे पुत्र की भी आयु बढ़ेगी? पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि 5 साल बाद जो पिताजी हैं, ध्यान समझिएगा, 5 साल बाद, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, 5 साल बाद जो फर्स्ट केस में है, 5 साल बाद पिताजी जो हैं अपने पुत्र के आयु की कितनी बेटा? 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। 3 ब्रैकेट में y+5। नहीं समझे कि सर आपने इसमें 3 का गुणा किया, पिता ना 3 गुना है। अब सिंपल सी बात समझो, मैंने मान लीजिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारी आयु का 4 गुना हूँ, मैं तुम्हारी आयु का 4 गुना हूँ। बच्चे का उम्र 10 साल है, बच्चे का उम्र 10 साल है, तो पिता का उम्र कितना होगा? पिता की उम्र से 4 गुना है। पिता जो है बच्चे की उम्र का 4 गुना है। तो अगर बच्चा जो है 10 साल का तो पिता कितने साल का होगा? सिंपल सी बात है, 40 साल का। कैसे निकाला? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कि पिताजी के एज में 4 का मल्टीप्लाई किया? इसमें किया ना, पुत्र की आयु में किया ना। तो वही बोल रहा है जो पिता जो है, पिता का जो आयु, पिता 5 साल बाद की केस बात हो रही है, तुरंत की बात नहीं हो रही है, 5 साल के बाद के केस की बात हुई। पिता जो है पुत्र से 3 गुना है, पिता जो है पुत्र से कितना बेटा? 3 गुना है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x+5 और इसमें 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया, जगह नहीं दिया है, कोई नहीं। आप देखिए यहाँ पे, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x को इधर लाओगे और y को इधर लेकर जाओगे तो x हो जाएगा -3y हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 15 नहीं, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 10। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार। क्या होगा बेटा? x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो बेटा। अब आओ दूसरे केस में। अब सेकंड जो शर्त है हमारा, सेकंड शर्त में अब 5 साल पहले की बात चल रही है। पहले केस में क्या था? 5 साल बाद की बात चल रही थी, तो हमने ऐसे किया। और सेकंड केस में क्या है? 5 साल पहले चल रहे हैं। 5 साल पहले जो पिताजी थे, जो पिताजी की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अपने पुत्र की आयु कितनी थी बेटा? 7 गुनी थी। 5 साल पहले जो इनकी उम्र थी अपने पुत्र की आयु कितनी थी बेटा? 7 गुनी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये कौन बोला बेटा? स्टेटमेंट कह रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? x - 5 = कितना हो जाएगा बेटा? 7y और ये हो जाएगा आपका -35। अब इसको उधर भेज दो तो x - 7y ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों जगह कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -30। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब किसी भी एक समीकरण की मदद से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से अगर हम निकालें तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा? 10 + 3y। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। x का मान किस में रखा जाए? x का मान समीकरण किस में रख दे बेटा? 2 में। चलिए 2 में रख दीजिए। तो x की जगह पे हमें क्या रखना बेटा? ये तो 10 + 3y। x की जगह क्या होगा बेटा? 10 + 3y और -7y और -7y बराबर कितना होगा बेटा? -30। 10 को उधर भेज दो तो दोनों को सॉल्व करो, कितना होगा बेटा? -4y और 10 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस जुड़ जाएगा, -30 और ये आपका -10। तो -4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -40। दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 4, सॉरी यहाँ पे 4y होगा, मैं जल्दीबाजी में कर दिया। और इसको 4 को इधर भेजो, कितना हो जाएगा बेटा? 10 साल। कितना हो जाएगा? 10। y किसका था बेटा? पुत्र का। तो पुत्र कितना साल का है बेटा? 10 साल का है।
अब क्या करेंगे बेटा, y का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 3 में रख दिया जाए। तो x बराबर कितना है बेटा, 10 प्लस 3 गुणे y की जगह 10, x का मान कितना हो गया 40। चलिए मेरा एग्जाम्पशन भी सही था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, नोट कर लें।